Students, welcome to SSIT video lecture series of Geotechnical Engineering. We are going to continue our topic compaction. In the last lecture, we have cleared about the compaction phenomena and the process and effect of compaction on a different criteria. So today, we are going to continue our topic, the factor affecting compaction, which is the next topic after that compaction curve. So let's start with the new topic. लास्ट लेक्चर में ही हमने फैक्टर अफेक्टिंग के पॉइंट्स देख लिए थे. आज फिर से उसका रिवीजन कर लेते हैं. फॉलोइंग जो फैक्टर्स है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये सभी फैक्टर उसके ऊपर अफेक्ट करने वाले, जैसे कि वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन, टाइप ऑफ सॉइल being compacted, the amount of compactive energy used, method of compaction, thickness of layer, saturation line, admixtures, and in last stone content. ये सभी जो फैक्टर्स हैं हम लोग उसको एक के बाद एक डिटेल में स्टडी करते हैं तो हमें ज़्यादा उसके बारे में पता चल जाएगा. फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल. So before giving any clarification, let's read what it says. A water is added a soil at a low moisture content. It acts as a softening agent of the soil particles and become easier for the particles to move past one another during the application of the compacting forces. As the soil compacts, the voids are reduced and this causes the dry unit weight to increase. Yeah, obviously you know about it that dry unit weight is also considered as the dry density here. यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं, वाटर कंटेंट से क्या इफेक्ट पड़ती है, जो ड्राई सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जब हम वाटर कंटेंट ऐड करते हैं, मॉइस्चर ऐड करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. अब आपको पता है कि सॉफ्ट थिंग्स होती है हम उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं, राइट. और दूसरी चीज ये होती है कि उसके ऊपर जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जैसे पार्टिकल्स आगे आए हुए होते हैं, सॉफ्टनिंग के कारण वो अपनी जगह पे वापस प्लेस हो जाएंगे और वॉइड्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे. उसके कारण वॉइड्स के अंदर वापस वो जो सॉइल पार्टिकल्स था वो फिट हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा डेंसर स्टेट में चला जाएगा. तो ये फेनोमिना होता है उसके अंदर जब हम मॉइस्चर ऐड करते हैं ड्राई सॉइल के अंदर. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम. Water content below the OMC. As the water content increases, the particles develop larger and larger water forms around them, which tends to lubricate the particles and make them easier to be moved about and reoriented into a denser configurations. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो ये वाटर कंटेंट का ग्राफ है, OMCMDD का ग्राफ है, वाटर कंटेंट वर्सेस ड्राई डेंसिटी का. तो जैसे ही हम ड्राई सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करते जा रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ऐसे, राइट. तो वो क्या करता है कि लुब्रिकेशन स्टार्ट कर देता है सॉइल पार्टिकल्स के अंदर. अब जो लुब्रिकेशन हो रहा है उसके कारण क्या होता है कि वो ज्यादा डेंसर स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है, ज्यादा डेंसिटी अचीव कर लेते हैं. तो ये चीज वाटर कंटेंट बिलो OMC होगा तो क्या होगा वो मैं आपको समझाऊंगा आगे. नेक्स्ट फिगर पे देखो आप.
यहां पर आगे के ग्राफ में हमने देखा था कि यहां पर डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, वाटर कंटेंट अबव द OMC, ये जो आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का पॉइंट है, उसके आगे वाली जगह पे क्या होता है, पानी जैसे जैसे हम ऐड करते हैं, मॉइस्चर जैसे जैसे ऐड करते हैं ड्राई सॉइल के अंदर, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। आपको इजीली ग्राफ में, ये ग्राफ में भी दिख रहा होगा। अब क्या होता है, व्हेन द वाटर कंटेंट एट OMC, देन द डेंसिटी इज एट द मैक्सिमम एंड इट डज नॉट इंक्रीज एनी फर्दर। क्लियर, यहां से उसकी डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती है, यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी वो अचीव कर लेता है जब उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का पॉइंट आ जाता है। क्लियर, देन नाउ वाटर कंटेंट अबव द OMC, मतलब ये वाला बिलो द पॉइंट था, ये OMC का पॉइंट है, ये लाइन जो दिख रही है वो, और अब वाटर कंटेंट अबव द OMC, मतलब OMC से ज्यादा मात्रा में जब मैं उसके अंदर वाटर कंटेंट ऐड करूंगा तो क्या इफेक्ट आने वाली है, उसके बारे में समझते हैं। सो वाटर स्टार्ट टू रिप्लेस द सॉइल पार्टिकल्स इन द मोल्ड एंड द ड्राई यूनिट वेस्ट स्टार्ट टू डिक्रीज। यहाँ पे क्या होता है, आपने फुल्ली डेंसिटी अचीव कर ली है, ठीक है, टोटल पार्टिकल सब एब्जॉर्ब कर लिए, लुब्रिकेशन हो चुका है, जो सॉइल का सॉफ्टनिंग पॉइंट था वो आ चुका है, उसके अंदर कॉम्प्रेस हो चुकी है ज्यादा डेंसर स्टेट में। अब क्या होता है, अगर आप ज्यादा पानी ऐड करोगे तो जो सॉइल सॉलिड्स थे वो रिप्लेस हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। क्लियर, ये जो आप मैं समझा रहा हूं वो ध्यान से समझना आप। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी आपको पता होगा 1 रहता है, 1 ग्राम पर सीसी या फिर 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर, अभी मैं ग्राम पर सीसी यूनिट ले लूं, 1 ग्राम पर सीसी उसकी डेंसिटी है। अब आपको तो पता है कि सॉइल पार्टिकल्स है उसकी डेंसिटी वेरी करती है 1.6 से लेके 1.86 तक, राइट, 1.65 टू 1.86 से वो वेरी करती है डेंसिटी सॉइल पार्टिकल्स की। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा वाटर पार्टिकल्स सॉइल के अंदर ऐड करूंगा और सॉइल पार्टिकल्स को रिमूव करूंगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो ओवरऑल डेंसिटी होगी सॉइल की वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर, आप समेशन लिख लो, 1.8 ले लो डेंसिटी को, उसका समेशन देख लो 10 टाइम्स, 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8, ठीक है, आप करते जाओगे तो उसकी जो डेंसिटी आपको ओवरऑल मिलेगी वो 1.8 अराउंड ही मिलेगी जब उसका क्या कहते हैं हम एवरेज निकालेंगे तो, है कि नहीं। अब अगर मैं वो 1.8 10 टाइम्स ले रहा हूं, उसमें से 3 to 4 टाइम्स 1.8 निकाल देता हूं और उसके अंदर 1 ऐड कर देता हूं, मतलब 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1 इंटू 1.8 समथिंग अराउंड 10 टाइम्स। क्लियर, तो क्या होता है, जब आप उसका एवरेज निकालोगे तो आपको जो पहले 1.8 वाला एवरेज मिला था उससे कुछ ना कुछ कम ही मिलने वाला है, इट इज बट एंड ऑब्वियस, राइट। सो ये फेनोमिना उसके अंदर लागू पड़ता है जब हम लोग सॉइल ज्यादा मात्रा में OMC से ज्यादा मात्रा में मॉइस्चर कंटेंट ऐड कर देते सॉइल पार्टिकल्स के अंदर। नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ सॉइल के फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पेक्शन, इन विच टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल कैसे उसको अफेक्ट करेगी एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सॉइल टाइप, ग्रेन साइज, शेप ऑफ द सॉइल ग्रेन्स, amount and type of clay minerals present and the specific gravity of the soil solids have a great influence on the dry density, unit weight and optimum moisture content. A uniformly graded sand or poorly graded in a nature is difficult to compact them. यहाँ पे लिखा है कि जो सॉइल की टाइप है, उसकी साइज है, शेप है, सॉइल ग्रेन्स कितने मौजूद है, ठीक है, अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल्स उसके अंदर कितने प्रेजेंट है, मिनरल्स मतलब मोंटमोलाइट, इलाइट, माइका, राइट, ये सब उसके मिनरल्स कहलाते हैं, उसकी मात्रा कितनी है टोटल सॉइल कंटेंट के अंदर, ठीक है, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ये सभी चीज जो ड्राई यूनिट वेट है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड OMC, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में इन्फ्लुएंस पैदा करते हैं। क्लियर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टिकल्स के अंदर जब हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं तो वो ज्यादा डेंसर स्टेट में चला जाता है, ठीक है। अब ये बहुत फ्लैंकी मटेरियल है तो उसके अंदर ज्यादा मात्रा में वॉइड्स दिखेंगे तो कम कॉम्पैक्ट होगा एज कम्पेयर टू नॉन फ्लैंकी मटेरियल। क्लियर, ये उसकी साइज और शेप की बात हो गई। अगर उसके अंदर सैंड पार्टिकल्स ज्यादा है, आपको सैंड पता है वो रिजिड
मटेरियल जैसा दिखता है, ठीक है, जबकि क्ले के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल मटेरियल होते हैं, वो कॉम्प्रेस हो सकते हैं, क्ले कॉम्प्रेस हो सकती है, सैंड होती है वो कॉम्प्रेस नहीं होती है, वो सिर्फ रीअरेंज होती है, क्लियर। अगर सैंड पार्टिकल्स उसके अंदर ज्यादा मौजूद होंगे तो ऑब्वियसली उसका कॉम्पेक्शन कम ही होने वाला है, राइट। अब मिनरल्स है जैसे कि मोंट मोरियोलाइट ले लो आप, ठीक है, मोंट मोरियोलाइट जो कंटेंट है वो ज्यादा स्वेल और श्रिंक होता है, क्लियर, मॉइस्चर के मौजूदगी में वो ज्यादा स्वेल होता है, उसके अभाव में ज्यादा मात्रा में श्रिंक हो जाता है। तो ऐसे कंटेंट है तो फिर ऑब्वियसली ज्यादा जब हम मॉइस्चर अंदर क्रिएट करेंगे तो स्वेलिंग श्रिंकेज वाली इफेक्ट दिखेगी, तो कॉम्पेक्शन में वो इन्फ्लुएंस पैदा कर सकती है, क्लियर। अब बात करता हूं मैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड और पुअरली ग्रेडेड सैंड की। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उसके अंदर जो कॉम्पेक्शन एफर्ट्स होते हैं वो ज्यादा मैटर नहीं करते, ठीक है, कॉम्पेक्शन उसके ऊपर ज्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड रहती है सैंड, एक ही पार्टिकल्स उसके अंदर मौजूद रहते हैं, एक ही पार्टिकल्स मौजूद रहेंगे तो उसके अंदर जो वॉइड्स होंगे उसके अंदर दूसरे जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो शेप नहीं हो पाएंगे, फिट नहीं हो पाएंगे, तो उसके अंदर कॉम्पेक्शन आपको कम दिखने को मिलेगा। तो ये एक चीज रहेगी टाइप ऑफ सॉइल की। नाउ बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ सॉइल के ही अंदर। इन पुअरली ग्रेडेड सैंड द ड्राई यूनिट वेट इनिशियली डिक्रीज एज द मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज and then increase to a maximum value with further increase in the moisture content. At a lower moisture content, the capillary tension inhibits the tendency of the soil particles to move around the compacted. जब हम पुअरली ग्रेडेड सैंड की बात करते हैं तो इनिशियली स्टेज में जब हम उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ डिक्रीज होती है, तो उसका ग्राफ मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्लॉट करके दिखाता हूँ। आपको कुछ इस हिसाब से उसकी फिगर दिखने वाली है। जब आप इंक्रीज उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट डाल रहे हो इनिशियली ये रिड्यूस होगी, फिर जाके उसकी वैल्यू इंक्रीज होने वाली है, क्लियर। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे ये आपका वाटर कंटेंट, ये आपका ड्राई डेंसिटी, यहाँ पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो इनिशियली ये रिड्यूस होगा फिर इंक्रीज होने वाला है, और इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करके मिलेगा। ये आपका OMC और MDD पॉइंट होगा यहाँ पे, क्लियर, x और y एक्सिस के ऊपर। तो ये जो पुअरली ग्रेडेड सैंड द ड्राई यूनिट वेट इनिशियली डिक्रीज एज द मॉइस्चर कंटेंट लिखा है, तो ये यहाँ पे दिखता है आपको। जब इनिशियली उसके अंदर सैंड के अंदर पानी डालोगे तो कुछ ग्राफ आपको नीचे जाएगी, डेंसिटी उसकी नीचे जाएगी, यहाँ से नीचे जा रही है, ठीक है। फिर जब फर्दर आप इंक्रीमेंट करते हो वाटर कंटेंट के अंदर तो अगेन लुब्रिकेशन वाला फेनोमेना जो हमने आगे देखा था वो उसके अंदर लागू पड़ जाता है और कुछ ना कुछ हमें इंक्रीमेंट दिखने को मिल जाता है, जैसे आप देख रहे हो ग्राफ अपर डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर वो वही फंडा जो अपना OMC MDD वाला रहता है, ठीक है, at the OM optimum moisture content we can achieve the maximum dry density and the further increment in water content will terms in the reduction of the dry density, clear। तो ये सेम रहेगा उसके अंदर सैंड के अंदर भी। तो at lower moisture content the capillary tension inhibit the tendency of the soil particles to move around and the compacted। जो कैपिलरी टेंशन वाली चीज होती है 12th साइंस में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी टेंशन वगैरह, वो क्या करती है सॉइल पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करने का ट्राई करती है, तो उसके कारण उसके अंदर कॉम्पेक्शन हमको दिखने के लिए मिल जाता है सैंड के अंदर। नाउ at a given moisture content a clay with low plasticity will be weaker than a heavy or high plasticity clay, so it will be easier to compact। मतलब कि जो लो प्लास्टिक क्ले होती है जो हमने ए लाइन चार्ट के अंदर देखा था, लो प्लास्टिक, इनिशियल प्लास्टिक, सॉरी इंटरमीडिएट प्लास्टिक एंड हाईली प्लास्टिक क्ले के बारे में जो पढ़ा था हमने ए लाइन चार्ट में IS मेथड के अंदर, वहां पे से मैं अगर लो प्लास्टिक क्ले उठाता हूँ और सेम वाटर कंटेंट में लो प्लास्टिक, हाई प्लास्टिक और मीडियम प्लास्टिक क्ले के अंदर ऐड करता हूँ तो उसके अंदर मुझे लो प्लास्टिक जो क्ले है उसके अंदर ज्यादा कॉम्पेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि वो वीकर सॉइल रहती है एज कम्पेयर टू हाई एंड इंटरमीडिएट प्लास्टिक क्ले, क्लियर। हाईली प्लास्टिक में सबसे कम मुझे कॉम्पेक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं उसको कॉम्पेक्शन के फॉर्म में रीअरेंज करूंगा हायर कॉम्पेक्शन के फॉर्म में
तो फर्स्ट मुझे रखना पड़ेगा लो प्लास्टिक, उसके बाद इंटरमीडिएट प्लास्टिक एंड देन आफ्टर इट इज हाई प्लास्टिक क्ले की बात करूंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्टेड क्ले। किस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा जो कॉम्पैक्शन के ऊपर अफेक्ट करेगा। ये तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, वाटर कंटेंट वर्सेस ड्राई डेंसिटी का जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है ओएमसी एमडीडी को लेके। तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर और जो डिस्पर्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैंने समझाया है। क्लियर। यहाँ पे आपको दो प्लॉट्स भी दिखाए हमने, लो कॉम्पैक्टिव एफर्ट की पर्पल लाइन से दिख रही है और हाई कॉम्पैक्टिव एफर्ट आपको ग्रीन लाइन से दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ओएमसीएमडीडी के ऊपर प्लॉट्स रखे हैं, मतलब फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसको। दूसरा जो है इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, तीसरा है वो डिस्पर्स स्ट्रक्चर है और पैरेलल स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो आपको डेंसिटी दिख रही होगी, यहाँ पे इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर की ज्यादा दिख रही है, ये फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर की कम डेंसिटी है और यहाँ पे डिस्पर्स स्ट्रक्चर की भी कम डेंसिटी है, लेकिन वाटर कंटेंट उसका बहुत ज्यादा रहता है। क्लियर। जहाँ पे फ्लक्चुएटेड और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है यहाँ पे डेंसिटी कम है और वाटर कंटेंट भी कम रहेगा। इंटरमीडिएट में ज्यादा डेंसिटी मिलती है और वाटर कंटेंट भी अच्छा खासा दिखने को मिल जाता है यहाँ पे। क्लियर। जबकि डिस्पर्स स्ट्रक्चर में आप डेंसिटी बहुत ही कम है और वाटर कंटेंट बहुत ही ज्यादा मिलेगा। क्लियर। तो ये उसके स्ट्रक्चर की इफेक्ट रहती है कॉम्पैक्शन के अंदर। नाउ इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन एफर्ट। So the compaction energy per unit volume used for the standard Proctor test can be given as E is equal to number of blows per layer into number of layer into weight of hammer into height of the drops divided by volume of mold। यह है इफेक्ट कॉम्पैक्टिव इफर्ट का इक्वेशन। जब हम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में आगे जाके अभ्यास करने वाले वहां पे आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा, पर जनरली इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, नंबर ऑफ ब्लोस पर लेयर इंटू नंबर ऑफ लेयर इंटू वेट ऑफ हैमर इंटू हाइट ऑफ ड्रॉप डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। जो टोटल वॉल्यूम मैंने आपको आके बताया था 1000 सीसी के बारे में, ठीक है। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम रहेगा उसका। नंबर ऑफ ब्लोज में उसके अंदर पर लेयर लगाऊंगा 25, नंबर ऑफ लेयर में उसको 3 रखूंगा। अगर 3 की जगह 5 कर दूंगा तो मैंने आपको ब्लोज के बारे में समझाया था 25, 50, 75 और 125 ब्लोज के बारे में, ठीक है। जैसे जैसे ब्लोज इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे कॉम्पैक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे नंबर ऑफ लेयर में इंक्रीज करूंगा वैसे भी कॉम्पैक्शन इंक्रीज होगा। वेट ऑफ हैमर में ज्यादा रखूंगा, यहाँ पे हम लोग 3.85 kg का हैमर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं उसको 10 kg का हैमर कर दूंगा, 5 kg का हैमर कर दूंगा तो कॉम्पैक्शन मुझे ज्यादा देखने को मिल जाएगा। हाइट ऑफ ड्रॉप की बात करूँ तो 75 mm से मैं ड्रॉप करता हूँ, उसके जगह मैं उसको 150 mm पे से ड्रॉप करूंगा तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। तो जो उसकी जो स्पीड होती है ड्रॉपिंग की वो इंक्रीज हो जाती है और वेट जो 2.35 kg का जो 2.5 kg का जो वेट होता है वो इंक्रीज होके 2.875 kg समथिंग हो जाएगा अगर मैं उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हाइट के कारण, ठीक है। तो ज्यादा ऑब्वियसली कि ज्यादा वेट उसके ऊपर कहते कि गिरेगा सॉइल के ऊपर तो ज्यादा मुझे कॉम्पैक्शन एफर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पैक्सिव एफर्ट। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पैक्टिव एफर्ट। इन दिस कंटेंट इंक्रीज द कॉम्पैक्टिव एफर्ट enables the greater dry density, right? It can seen from his figure that the compaction curve is not a unique soil characteristics, it depends on the compaction energy. Obviously you can see the graph water content versus the dry density. Here there are two plots. First one is for the low compaction effort curve and another one is the highly compactive effort curve. For both the difference curve we have obviously given a both OMC MDD value. By analyzing this curve you can see that highly compactive effort curve has the higher density and lower the water content value, and in vice versa the lower compaction effort have a lower density as compared to the high compactive effort and higher moisture content as compared to the high compactive efforts. It's seen clearly on the figure. Now for this reason it is important when giving a value of a dry density, maximum dry density and optimum moisture content to also specify the compaction procedure. For example, it is a standard Proctor test or modified Proctor test.
So from the preceding observation, we can see that as the compaction effort is increased, the maximum dry density is also increased in the similar pattern, and the compaction effort increase, the optimum moisture content will result in the decrement in the value. So it is but and obvious clear from the figure. I already told you, right? Higher compaction effort leads to the higher density, lower compaction effort leads to the lower density. Higher compactive efforts leads to the lower optimum moisture content value, and the lower compactive efforts leads to the higher optimum moisture content value. So that's it, guys. It's all about the factor affecting compaction. We have done our topic here about the factor affecting compaction. I hope you can understand what I am going to tell you. If you have any queries regarding the topic, any question, you are free to contact me. थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए लेक्चर्स के साथ. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.